देश जब सोता है तो एक सोल्जर जागता है, पर कभी कभी कुछ पल ऐसे भी होते हैं जब सिर्फ सोल्जर नहीं पूरा देश जाग जाता है। एक तरफ शांति का माहौल, लोग कश्मीर की खूबसूरती का मजा ले रहे थे और दूसरी तरफ मौत ने दस्तक दी। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में 26 बेगुनाह लोगों का कत्ल, और एक सवाल पूरे देश में गूंज उठा, अब और कितना चुप रहना होगा। Telling us have been down. What I can also tell you from what sources are telling India today. Now, if this sounds patronizing and hypocritical, it is, and there is more. 7 मई 2025 रात के अंधेरे में इंडिया ने लॉन्च किया एक ऐसा ऑपरेशन जो सिर्फ बॉर्डर नहीं पूरे साउथ एशिया को हिला गया। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ये थी भारत की सबसे बोल्ड स्ट्राइक, बालाकोट के बाद की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्शन। सिर्फ 23 मिनट, लेकिन इम्पैक्ट हिस्टोरिकल। ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये एक मैसेज था आतंक के घर में घुस के उसे मिटा देने का। राफेल जेट्स हवा में उतरे, स्कैल्प मिसाइल ने टारगेट लॉक किया और सिर्फ 23 मिनट में टेररिस्ट कैंप भावलपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक साफ। टेररिस्ट ने लोगों से उनका नाम और धर्म पूछकर उन पर गोलियां चलाई। ये सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं था, ये एक प्लान्ड एम्बश था, और इसकी जिम्मेदारी ली एक नाम ने, TRF, यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट। एक नाम जो आपको नया लग सकता है, लेकिन असल में ये लश्कर तैयबा का ही एक मास्ड वर्जन है। एक प्रॉक्सी ग्रुप जो पाकिस्तान यूज करता है ताकि वर्ल्ड को बता सके हम नहीं कर रहे, ये लोकल रेजिस्टेंस है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने 9 स्ट्रेटेजिक लोकेशन को टारगेट किया, 4 पाकिस्तान के अंदर और 5 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ये सभी लोकेशंस जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे बैंड ऑर्गेनाइजेशन के टेरर कैंप्स थे। भावलपुर ये जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है, जहां मसूद अजहर के डायरेक्ट ऑर्डर से ऑपरेशन चलते हैं। मुरिद के लश्कर तैयबा का सेंट्रल कमांड सेंटर, जहां से TRF जैसे प्रॉक्सी ग्रुप को भी कंट्रोल किया जाता है। तेहरा कलान ये एक सेक्रेटिव ट्रेनिंग फैसिलिटी है, जहां सुसाइड बॉम्बर्स को ट्रेन किया जाता है। सियालकोट बॉर्डर के करीब होने के कारण ये लोकेशन इनफिल्ट्रेशन और आर्म्स स्मगलिंग का मेजर हब है। मुजफ्फराबाद लश्कर तैयबा का सवाई नाला कैंप यहाँ लोकेटेड है, जहाँ पहलगाम अटैक के टेररिस्ट को ट्रेन किया गया था। कोटली हिजबुल मुजाहिदीन का स्ट्रॉन्ग होल्ड, जहाँ से कश्मीर वैली में टेरर एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर एक वेल कोऑर्डिनेटेड और इंटेलिजेंस पैक्ड ऑपरेशन था, जो पहलगाम अटैक के तुरंत बाद एक्टिवेट कर दिया गया। रो और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने POK और पाकिस्तान के अंदर टेरर लॉन्च पैड्स और कमांड सेंटर्स का एक्यूरेट लोकेशन मैप बनाया। इस बार सैटेलाइट सर्वेलेंस के अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट का भी यूज किया गया। ये पता लगाया गया कि कौन से कैंप्स एक्टिव हैं, कितने मिलिटेंट्स हैं और किस टाइम पे सबसे कम सिविलियन प्रेजेंस होती है। इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक प्लान किया विद माइरेज 2000 और सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन्स। इंडिया ने राफेल जेट से लॉन्च किया हैमर मिसाइल्स को, यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये मिसाइल स्पेशली डिजाइन की गई है रेनफोर्स बंकर्स, केव्स और हार्ड टारगेट को तोड़ने के लिए। हैमर का GPS और लेजर गाइडेड सिस्टम इंश्योर करता है कि स्ट्राइक सिर्फ उसी पॉइंट पर हो जहां पे टारगेट कंफर्म्ड है, सिविलियन एरिया से दूर। और इसके अलावा इस ऑपरेशन में यूज हुआ ब्रह्मोस मिसाइल, दुनिया का सबसे फास्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये लैंड, एयर और सी तीनों प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है। इतनी स्पीड और प्रिसीजन के साथ ब्रह्मोस का यूज एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी था, एक मैसेज, इंडिया कैन हिट डीप एनी टाइम। इसकी रेंज 450 से 800 किलोमीटर तक जा सकती है। मिराज 2000 जेट से ड्रॉप हुआ स्पाइस 2000 बॉम्ब्स। ये इजराइल मेड बॉम्ब्स हैं जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और GPS गाइडेंस से टारगेट तक पहुंचते हैं। ये वही बॉम्ब है जो 2019 के बालाकोट स्ट्राइक में यूज हुए थे। इस बार फिर रिपीट हुआ फॉर मैक्सिमम डैमेज, जीरो कोलेट्रल। हिरोन TP ड्रोन्स लॉन्ग एंड्योरेंस UAVs जो रियल टाइम सर्वेलेंस, टारगेट कंफर्मेशन और इन सम केसेस मिसाइल स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए यूज हुआ। ये ड्रोन ने POK में टेररिस्ट कैंप्स और लॉन्च पैड्स की हर मूवमेंट ट्रैक की। स्ट्राइक एक्यूरेसी इतनी थी कि बिना कोलेट्रल डैमेज के सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया गया। एयर स्पेस को सिक्योर रखने के लिए एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट यूज किया गया, और पाकिस्तानी रडार सिस्टम को डिसीव करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जामिंग टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। साइमल्टेनियसली LOC पर इंडियन आर्मी ने डमी आर्टिलरी फायर शुरू किया ताकि पाकिस्तानी फोर्सेस का अटेंशन वहां डाइवर्ट हो सके। ग्राउंड पे पैरा स्पेशल फोर्सेस ने प्री स्ट्राइक कंफर्मेशन के लिए टारगेट के रियल टाइम विजुअल कंफर्म की
और कुछ प्लेसेस पे लेजर डेजिग्नेटर्स भी यूज किया गया ताकि मिसाइल एक्यूरेट हिट कर सके। पूरा ऑपरेशन नाइट टाइम में कंडक्ट हुआ जिससे सिविलियन कैजुअलिटीज अवॉइड हो और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स टाइम स्लो हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने तुरंत दुनिया को एक क्लियर मैसेज दिया, ये कोई एंटी पाकिस्तान या एंटी सिविलियन ऑपरेशन नहीं था। इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया कि ये स्ट्राइक सिर्फ प्री आइडेंटिफाइड टेरर कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट थे, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन पहलगाम अटैक से था। इंडिया ने यह भी क्लैरिफाई किया कि सिविलियन एरिया को इंटेंशनली अवॉइड किया गया था। इस ऑपरेशन में प्रिसीजन एयर स्ट्राइक यूज की गई थी जिससे कोलेट्रल डैमेज मिनिमम हो। सैटेलाइट्स, ड्रोन और ग्राउंड इंटेलिजेंस से टारगेट लोकेशन को पहले वेरीफाई किया गया ताकि सिर्फ उन्हीं स्पॉट्स पर स्ट्राइक हो जहां टेरर ट्रेनिंग कैंप्स या लॉजिस्टिक बेसिस हों। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किया, जिसे उन्होंने डिफेंसिव रिस्पॉन्स बोला। पाकिस्तान ने सिर्फ LOC पर फायरिंग नहीं की बल्कि पूंछ सेक्टर और इंडिया के अंदर कुछ मेजर सिटीज तक मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक का यूज किया। सबसे पहले अटैक हुआ पूंछ में, जहां पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग और कम से कम 3 ड्रोन बोर्न IEDs गिराए गए। इसमें इंडियन आर्मी के कई सोल्जर्स घायल हुए और कुछ सिविलियंस एरियाज भी डिस्ट्रॉय हुए। इसके बाद पाकिस्तान ने 15 मेजर इंडियन सिटीज को टारगेट किया। इंडियन एयर डिफेंस ने क्लेम किया कि पाकिस्तान के कम से कम 9 ड्रोन और एयर मिसाइल अटैक्स को मिड एयर डिस्ट्रॉय किया गया। इस रिटेलिएटरी फेज में पाकिस्तान ने मोस्टली यूज किया बाबर क्रूज मिसाइल्स, शापर 2 ड्रोन्स और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सरफेस टू सरफेस आर्टिलरी फायर भी हुआ LOC पर। आज अगर हम पाकिस्तान की हालत समझना चाहें तो सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं, उनकी इकोनॉमी के अंदर भी झांकना जरूरी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी 2025 में लिटरली ICU में है। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और डेट ने इस देश की हालत खराब कर दी है। IMF के बेलआउट्स के बावजूद पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 4 से 5 बिलियन डॉलर्स तक घट चुके हैं। इतने में वो सिर्फ 1 या 2 महीने की इंपोर्ट ही कर सकते हैं। रुपये इतना गिर चुका है कि $1 305 पाकिस्तानी रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन्फ्लेशन 30% के ऊपर है, मतलब दाल, चावल, पेट्रोल सब कुछ आम आदमी के लिए महंगा सपना बन चुका है। अब जब हम पाकिस्तान की इकोनॉमी हालत पे बात कर ही रहे हैं तो ऑब्वियसली एक सवाल और उठता है, इंडिया का क्या सीन है। दोनों देश 1947 में अलग हुए थे, लेकिन आज उनकी इकोनॉमिक रियलिटी तो अलग प्लैनेट्स जैसी है। पाकिस्तान जहां $350 बिलियन की इकोनॉमी बन के रह गया है, वहीं इंडिया $4 ट्रिलियन GDP के साथ वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। IMF और वर्ल्ड बैंक भी इंडिया की ग्रोथ रेट को 6.5 to 7% के आसपास प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान बेरली 0.5 to 1% ग्रोथ के साथ जूझ रहा है। और जब बात डिफेंस की आती है, इंडिया ने अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं, फ्रॉम राफेल्स टू तेजस टू अग्नि 5। पाकिस्तान ने पुराने F-16 और बोरोड चाइनीज ड्रोन्स पे डिपेंडेंट है। अब सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान, जिसकी इकोनॉमी ऑलरेडी ICU में है, एक फुल फ्लेजेड कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ अफोर्ड कर सकता है। आज पाकिस्तान पर $130 बिलियन से भी ज्यादा का एक्सटर्नल डेट है। उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 4 से 5 बिलियन डॉलर के आसपास हैं, जो सिर्फ 1 से 2 महीने के इंपोर्ट चला सकते हैं। हर दिन का वॉर उनको करोड़ का नुकसान कराएगा और ये पैसा उनके पास है नहीं। वॉर टाइम में हर चीज महंगी हो जाती है, फ्यूल, राशन, वेपन्स, इवन लॉजिस्टिक्स। पाकिस्तान ऑलरेडी IMF के बेल आउट पे चल रहा है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चला तो उनका डिफॉल्ट करना ऑलमोस्ट गारंटेड है। दुनिया के इन्वेस्टर्स भी वॉर टोन नेशन में इन्वेस्ट नहीं करते, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो रुक जाएगा, पाकिस्तानी रुपये और गिरेगा और इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी भी डैमेज होगी। ग्लोबल नैरेटिव में ऑपरेशन सिंदूर को एक क्लियर मैसेज के रूप में देखा गया। इंडिया ने अपनी मिलिट्री पावर को दिखाया, लेकिन प्रिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। पाकिस्तान को इस बार इंटरनेशनल सपोर्ट मिलना मुश्किल था, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ स्पॉन्सरिंग टेरर ग्लोबली नोन था। आज का भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता है, और उसके पास है मिसाइल्स, ड्रोन्स, सैटेलाइट और फाइटर जेट का ऐसा कॉम्बो जो दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं देता। इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल मल्टी रोल जेट्स हैं जो प्रिसीजन एयर स्ट्राइक में यूज हुए। इन जेट्स के साथ आते हैं मेटियोर मिसाइल्स जो 150+ किलोमीटर तक एयर टू एयर टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साथ ही सुखोई 30, MKI और मिराज 2000 भी कम्बाट रेडी हैं। मिराज ने ही बालाकोट स्ट्राइक में मेजर रोल प्ले किया था।
मिसाइल्स के फ्रंट पे इंडिया के पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, दुनिया का सबसे फास्ट मिसाइल जिसको सी, लैंड और एयर से लॉन्च किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी ब्रह्मोस का यूज किया गया। इसके अलावा प्रलय और निर्भय जैसे मिसाइल्स भी इंडिया के टैक्टिकल वेपन आर्सेनल में है। ड्रोन वॉरफेयर में भी इंडिया आगे बढ़ रहा है। भारत के पास हिरोन टीपी ड्रोन्स हैं जो हाई अल्टीट्यूड सर्विलेंस और स्ट्राइक के लिए यूज होते हैं। इंडिया ने अब इंडिजीनियस रस्तम ड्रोन्स भी तैनात करना शुरू कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम में S-400 सिस्टम सबसे पावरफुल है। रशिया से लिया गया यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक किसी भी इनकमिंग मिसाइल या एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर सकता है। इसके साथ आकाश और स्पाइडर सिस्टम भी तैनात हैं। नेवी भी तैयार है INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ। इंडिया के पास सी डोमिनेशन के लिए मॉडर्न डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स हैं जैसे INS अरिहंत। आज की जंग सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, सर्वर्स और स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है। इस नए बैटलफील्ड को कहते हैं साइबर वॉरफेयर और यहाँ भी इंडिया ने काफी एडवांसमेंट कर ली है। पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज और साइकोलॉजिकल अटैक लॉन्च किए जाते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे। इंडिया के पास डेडिकेटेड साइबर टीम है जो उनके नैरेटिव्स को बर्स्ट करते हैं और पब्लिक को सही इंफॉर्मेशन देते हैं। इंडियन साइबर यूनिट्स जैसे CERT यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम और आर्मी के सिग्नल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट एनिमी नेटवर्क्स को मॉनिटर करते हैं। इनका काम होता है एनिमी कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करना, उनके सिस्टम को न्यूट्रलाइज करना और हमारे ओन सिस्टम को सिक्योर रखना। एक जरूरी बात, साइबर सिक्योरिटी के मामले में हमेशा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। आजकल कई फेक लिंक्स और साइबर स्कैम चल रहे हैं जो आपके पर्सनल डेटा को टारगेट करते हैं, इसलिए कोई भी लिंक क्लिक करने से पहले अच्छे से वेरीफाई करना जरूरी है, स्पेशली जब बात हो पाकिस्तान, इंडिया या किसी और कंट्री के साइबर इंसिडेंट्स की। जब तक ये टेंशन चल रहे हैं, भारत अपने स्ट्रेटेजिक डिफेंस, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और साइबर वॉरफेयर में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। लेकिन ये भी जरूरी है कि हम डिजिटल स्पेस में भी अलर्ट रहें, ना सिर्फ अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए बल्कि अपने देश के लिए भी। पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज और मिलिट्री टेंशन को समझते हुए हम सबको ये समझना होगा कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और पीस के लिए हमारे डिसीजन कितने इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइबर सिक्योरिटी के फ्रंट पर हमारी अवेयरनेस और एक्शन बहुत जरूरी है। आज जब हमारे बॉर्डर पर टेंशन बढ़ रही है, तब पूरा देश एक साथ खड़ा है। दुनिया याद रखे, इंडिया किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन जब बात अपनी सुरक्षा की हो तो हम किसी से कम भी नहीं। हम सैल्यूट करते हैं अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के वीर जवानों को जो दिन रात हमारी रक्षा में लगे हैं। उनकी हिम्मत हमारा गर्व है, उनकी कुर्बानी हमारी ताकत। हम सब एक हैं, हम सब भारत हैं।